नमस्ते दोस्तों। आज मैं सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी यानी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दूसरी किताब शुरू कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अध्याय 1, विदेशियों। जो भाग्य देता है उसकी कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। मैं एक गुमनाम आदमी हूं जिसके पास सूरज की रोशनी तक को देखने का भी समय नहीं। मेरे माता पिता मेरी मदद नहीं कर पाए और मेरी पढ़ाई भी ज्यादा नहीं हुई थी। मेरे पास शहर में खुद से संघर्ष करके जीने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन किसी ने मुझे काम पर नहीं रखा। शायद इसलिए कि मैं खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता, अच्छी तरह बात नहीं कर पाता। शायद मैंने अपनी काबिलियत भी ठीक से नहीं दिखाई। एक बार तो ऐसा हुआ कि 3 दिनों में मैंने सिर्फ 2 ब्रेड खाई। भूख मुझे रात भर जगाए रखती थी। कम से कम मैंने 1 महीने का किराया पहले ही दे दिया था, वरना सर्द हवाओं में सड़क पर सोना पड़ता। आखिरकार मुझे अस्पताल के मुर्दा घर में नौकरी मिल गई, मृतकों की रखवाली करने की। रात का अस्पताल मेरी कल्पना से भी ज्यादा ठंडा था। गलियारों की दीवारों पर लगी बत्तियां बुझी रहती और हर तरफ अंधेरा फैला रहता। मैं अपने पैरों तक को मुश्किल से देख पाता था, बस कमरों से हल्की सी रोशनी झांकती रहती। मोन डिeu, वहां की बदबू असहनीय थी। मौत की दुर्गंध हवा में घुली रहती और कभी कभी हमें लाशों को मुर्दाघर तक ढोने में मदद भी करनी पड़ती। ये कोई शानदार काम नहीं था, लेकिन पेट पालने का जरिया तो था। साथ ही रात के खाली समय में मुझे पढ़ाई करने का मौका भी मिल जाता। बहुत कम लोग मुर्दाघर तक आते, या तो लाश देने या फिर दाह संस्कार के लिए लेने। मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे और न ही उन्हें खरीदने की कोई उम्मीद। लेकिन मुझे अपने पूर्ववर्ती का शुक्रिया अदा करना पड़ा, जिसने अचानक नौकरी छोड़ दी। तभी तो मुझे ये काम मिला। मैं दिन की शिफ्ट का सपना देखता था। दिन में सोना और रात में जागना मेरे शरीर को कमजोर कर रहा था और सिर में लगातार दर्द रहता था। एक दिन एक नई लाश लाई गई। सुना था कि ये उसी आदमी की लाश है जिसके जाने से मुझे ये नौकरी मिली थी। मैं अपने पूर्ववर्ती के रहस्यमयी गायब होने से बेहद उत्सुक था। जैसे ही बाकी लोग बाहर गए, मैंने अलमारी से ट्रॉली खींची और चुपचाप बॉडी बैग खोला। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसकी त्वचा नीली सफेद पड़ चुकी थी और चेहरे पर झुर्रियां थीं। कमजोर रोशनी उसे और भी डरावना बना रही थी। उसके सिर पर बहुत कम बाल बचे थे और जो थे वे सफेद थे। उसे पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया गया था। उसके शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं था। एक बेघर मृतक होने के कारण उसे उठाने वालों ने मौका देखकर उसका सब कुछ बेच डाला था। मैंने उसके सीने पर एक अजीब सा निशान देखा। वो नीला काला था। ठीक ठीक बता नहीं सकता, रोशनी भी बहुत मंद थी। मैंने उंगली से उस निशान को छुआ। कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। अपने पूर्ववर्ती को देखते हुए मैं सोचने लगा, क्या बुढ़ापा आने पर मेरा भी यही हाल होगा? मैंने उसके शरीर से वादा किया कि मैं उसे अंतिम यात्रा तक साथ दूंगा, उसे दाह संस्कार करवाऊंगा और फिर किसी मुफ्त कब्रिस्तान में दफनाऊंगा। मैं ये नहीं चाहता था कि सरकारी अफसर उसकी लाश को नदी में या किसी उजाड़ जमीन में फेंक दें। मुझे पता था कि इसके लिए मुझे नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, लेकिन डियो मैक्सी, अगले दिन रविवार था। मैं तब सो सकूंगा। ये कहकर मैंने बैग जिप किया और उसे वापस अलमारी में डाल दिया। कमरा और अंधेरा हो गया, परछाइयां और लंबी हो गईं। उस दिन के बाद से जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, गहरी धुंध मुझे निगल जाती है। मुझे महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। कुछ ऐसा मेरी ओर बढ़ रहा है जो इंसानी नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। सब कहते हैं कि इस काम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कहते हैं कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है। बार में बैठे एक आदमी ने कहानी सुनाते लड़के की अचानक चुप्पी देख पूछ लिया, और फिर? कहानी अचानक रुकने से उसके बगल में बैठा आदमी चौंक गया। वो अपने 30वें दशक के मध्य का आदमी था। धूसर सा डफल कोट पहने, पीले रंग की पतलून, पीछे की ओर काढ़े हुए बाल और पास में रखा पुराना काला बॉवलर टोपी। वो बाकी ग्राहकों जैसा ही साधारण लग रहा था। काले बाल, नीली आंखें, न ज्यादा आकर्षक न बदसूरत, देखने में कोई खास नहीं। कहानी सुनाने वाला युवक करीब 18-19 का था। लंबा छरहरा, तराशे हुए नाकनक्श जिनसे किसी भी लड़की का दिल धड़क सके। उसके छोटे काले बाल और चमकीली नीली आंखें उसकी शख्सियत को और निखार रही थीं। लड़के ने खाली शराब के गिलास को देखा और गहरी सांस ली। और फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया ताकि आज तुम्हें ये बकवास कहानी सुना सकूं, वो हंसते हुए बोला। आदमी दंग रह गया। तो तुम मजाक कर रहे थे? बार में हंसी फूट पड़ी, लेकिन हंसी ज्यादा देर नहीं चली। एक मध्यवय आदमी ने सख्ती से कहा, तुम यहां के नहीं लगते। लुमियन तो रोज नई कहानी सुनाता है। कल वो कंगाल छोकरा था जिसे मंगेतर ने छोड़ दिया और आज मुर्दाघर का चौकीदार। हाँ,
कभी कहता है 30 साल नदी के इस पार 30 साल उस पार, कुल झूठा है। दूसरे किसान ने हंसते हुए कहा। सब गांव वाले थे, कोडू गांव के किसान साधारण कपड़ों में। काले बालों वाला लड़का लुमियन आगे झुककर खड़ा हुआ और शरारती मुस्कान के साथ बोला, आप सब जानते हैं, ये मैं नहीं गढ़ता, ये कहानियां मेरी बहन लिखती है। वो नॉवेल वीकली नाम की किसी पत्रिका में लिखती है। फिर उसने बाहें फैलाकर विदेशी ग्राहक की ओर देखा। लगता है उसने अच्छी कहानी गढ़ी है। माफ करना, तुम गलत समझ बैठे। भूरे ट्वीड शर्ट वाला आदमी मुस्कुराया और खड़ा हुआ। बहुत दिलचस्प कहानी है, और आपको क्या कहकर पुकारूं? लुमियन मुस्कुराकर बोला, क्या शिष्टाचार नहीं कि पहले अपना परिचय दिया जाए? विदेशी ने सिर हिलाया। मेरा नाम रायन कॉस है। ये मेरे साथी वैलेंटाइन और लिया। वैलेंटाइन करीब 28-29 साल का, हल्के सुनहरे बाल, नीली आंखें, सफेद बनियान, नीला ट्वीड जैकेट और काली पतलून। जैसे किसी खास मुलाकात के लिए सजा हो। उसके चेहरे पर ठंडापन था और उसने किसानों की ओर देखने की जहमत भी नहीं की। लिया के लंबे हल्के धूसर बाल जूड़े में बंधे थे, सिर पर सफेद घूंघट, वैसा ही रंग आंखों में, चेहरा मुस्कुराता हुआ। गैस लैंप की रोशनी में उसकी नुकीली नाक और खूबसूरत होंठ चमक उठे। वो इस देहात के लिए किसी शहर की परी जैसी थी। उसने सफेद कश्मीरी ड्रेस, ऑफ वाइट कोट और मार्सी शैली के बूट पहने थे। उसके घूंघट और जूतों पर बंधी छोटी चांदी की घंटियां चलते समय बजती, सबका ध्यान खींच लेती, खासकर मर्दों का। लुमियन ने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया। मेरा नाम लुमियन ली है, लुमियन कह सकते हो। ली? लिया चौंक गई। क्या मेरे उपनाम से कोई दिक्कत है? लुमियन ने पूछा। रायन ने बताया, तुम्हारा उपनाम काफी डराने वाला है। मैं तो चौंक ही गया था। जो लोग नाविकों और समुद्री व्यापारियों से मिले हैं, वे 5 समुद्रों में फैली ये कहावत जानते हैं। मैं समुद्री डाकू के सरदार से मिलने को तैयार हूं, लेकिन फ्रैंकली नाम के आदमी से नहीं। उसका उपनाम भी ली ही है। क्या वो सच में इतना डरावना है? लुमियन ने पूछा। रायन ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, पर जब ऐसी कहानियां होती हैं तो कुछ न कुछ सच्चाई तो होती ही है। फिर उसने कहा, कहानी के लिए शुक्रिया। इसके बदले एक ड्रिंक बनती है। क्या लोगे? ला फेवेरते, लुमियन ने कहा। रायन ने त्योरियां चढ़ाईं। ला फेवेरते? एब्सिंथ? ये शरीर के लिए हानिकारक है, पागलपन और भ्रम पैदा कर सकता है। लिया हंसी। लगता है ट्रियर के फैशन यहां तक पहुंच गए। लुमियन बोला, हमारी जिंदगी पहले ही काफी कठिन है। थोड़ी और हानि से फर्क नहीं पड़ता। ये दिमाग को सुकून देता है। रायन ने सिर हिलाकर बारटेंडर से 2 ड्रिंक मंगवाई। तभी वही मध्यवय किसान बोला, मेरे लिए भी एक ला फेवेरते। आखिर सच्चाई मैंने ही बताई थी, और चाहो तो इस लड़के की असली कहानी भी बता दूं। फिर उसने लुमियन की पोल खोलते हुए बताया कि 5 साल पहले उसकी बहन और उसे यहां लाई थी। भूखा बेसहारा बच्चा था। अस्पताल जाना तो दूर, अस्पताल तो घंटों की दूरी पर है। लिया ने शक से पूछा, वापस लाया? और फिर पता चला कि उसका असली नाम तक याद नहीं। लुमियन मुस्कुराकर बोला, मुझे तो अपना पुराना नाम भी याद नहीं। और उसने बेफिक्री से एब्सिंथ का घूंट भर लिया। अध्याय 2, मजाक। रायन ने शिष्टता से लुमियन से माफी मांगी। मुझे माफ कीजिए, मैंने ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। लुमियन हंस पड़ा। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हमें एक और गिलास ला फेवेरते की जरूरत है? रायन के जवाब देने से पहले ही उसने विषय बदल दिया। तो आप जैसे विदेशियों को कोडू क्या खींच लाया? ऊन या चमड़ा खरीदने आए हो? कोडू के ज्यादातर लोग चरवाहे थे। रायन ने राहत की सांस ली और असली कारण बताया। हम अनंत प्रज्वलित सूर्य चर्च के पादरी गिलॉम बेने से मिलने आए हैं, लेकिन वह न घर पर है, न ही कैथेड्रल में। पियर, जिसने रायन की मुफ्त एब्सिंथ पी थी, ने याद दिलाया कि कोडू में बस एक ही चर्च है। बार के आसपास बैठे बाकी स्थानीय लोग पीते रहे, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उस नाम में जैसे कोई ऐसा डर या अधिकार था जिसे खुलकर नहीं बोला जा सकता था। लुमियन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मुझे अंदाजा है पादरी कहाँ होंगे। क्या मैं तुम्हें वहां ले चलूं? यदि ज्यादा परेशानी न हो, लिया ने कहा। रायन ने सिर हिलाया। जब तुम ड्रिंक खत्म कर लो। ठीक है। लुमियन ने अपना गिलास उठाया और हल्के हरे रंग की शराब एक ही घूंट में खत्म कर दी। चलो। मर्सी बोकू, रायन ने कहा और वैलेंटाइन व लिया को उठने का इशारा किया। लुमियन मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुमने मेरी कहानी सुनी, मैंने तुम्हारी बदौलत ड्रिंक पी। अब हम दोस्त हुए, न एपा? उई, रायन ने सिर हिलाया। लुमियन ने बाहें फैलाकर उत्साहित होकर कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरे गोभी के फूलों।
रायन जड़ हो गया। गोभी? वैलेंटाइन और लिया दोनों भी उतने ही हैरान थे। लुमियन मासूमियत से बोला, ये हमारे यहां दोस्तों के लिए प्यार से बुलाने का तरीका है। पूरी दारिये क्षेत्र में मशहूर है। सदियों पुरानी परंपरा है, यकीन करो मेरे गोभियों। लिया ने आसपास देखा, घंटियां खनक उठीं। पियर और बाकी लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि वे विदेशियों की उलझन का मजा ले रहे थे। लुमियन ने ठुड्डी सहलाई, पसंद नहीं आया? तो मैं और भी कह सकता हूं, मेरे प्यारे खरगोशों, मेरे नन्हे चूजों, मेरे मीठे बतखों, या मेरे मासूम मेमनों, कौन सा पसंद है? रायन का चेहरा सख्त रहा, वैलेंटाइन और उलझ गया। लिया ने थककर कहा, गोभी ही रहने दो, वही सबसे सामान्य लगती है। रायन ने धीरे से राहत की सांस ली और बिल चुका दिया। लिया ने बात बदल दी, लुमियन नाम काफी अनोखा है। लुमियन मुस्कुराया, कम से कम पियरे और गियोम से बेहतर तो है। यहां पियरे पुकारो तो आधे लोग मुड़ जाएंगे, गियोम कहो तो बाकी आधे। और ये जनाब, उसने दुबले मध्यवय आदमी की ओर इशारा किया, इनका पूरा नाम है पियरे गियोम। वे लोग सराय से बाहर निकले। लुमियन पीछे मुड़ा और चारों ओर देखा। क्या हुआ? लिया ने पूछा। आज सिर्फ तुम 3 ही विदेशी नहीं आए थे, एक और महिला आई थी। जाने कब चली गई। बहुत सुसंस्कृत, शहर से लगती थी। चाहो तो मैं उसका चित्र बना दूं? तुम्हें चित्र बनाना आता भी है? लिया ने शक से पूछा। लुमियन हंसा। नहीं। तो पहले पादरी को ढूंढ लेते हैं, रायन ने कहा। रात में कोडू में स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस सितारों की रोशनी और घरों की खिड़कियों से झलकती पीली रोशनी रास्ता दिखाती थी। वे चर्च पहुंचे। हम पहले भी आ चुके हैं, यहां कोई नहीं ही, वैलेंटाइन झुंझलाया। लुमियन मुस्कुराया। सामने न हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और नहीं है। वो उन्हें पीछे कब्रिस्तान की ओर ले गया और एक साइड डोर खोला, ताला भी चुपके से घुमाकर। ये ठीक नहीं है, रायन ने भौहें सिकोड़ी। हम मिलने आए हैं, लड़ने नहीं, लिया बोली। लुमियन ने दरवाजा बंद किया, हल्की दस्तक दी। अंदर कोई है? जवाब नहीं दिया तो हम अंदर आते हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। लुमियन ने दरवाजा धक्का दिया। आइए। भीतर सन्नाटा, अंधेरा। रायन रुका। ये कैसी आवाज है? मैंने भी सुनी, लुमियन बोला और तेजी से एक दरवाजा खोल दिया। अंदर मंद रोशनी में एक नग्न आदमी और एक गोरी स्त्री। सब सन्न रह गए। आदमी चीखा, सक्रब्लो, तुमने चर्च की पवित्र योजना खराब कर दी। और पीछे खड़ा लुमियन बोला, लगता है हमें अपना पादरी मिल गया। और वाह मेरे गोभियों, और भाग खड़ा हुआ। लुमियन सीटी बजाते हुए तारों के नीचे घर लौट रहा था। जैसा सोचा था, पादरी का मैडम पुआलिस के साथ चक्कर चल रहा है। ये विदेशी बड़े प्रभावशाली लगते हैं। पादरी कभी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब उसे बहुत बड़ी रकम देनी पड़ेगी अपनी इज्जत बचाने को, और ये सब इसलिए क्योंकि उसने औरोर पर नजर डाली। वह घर पहुंचा। आधा जमीन के भीतर बना 2 मंजिला अजीब सा घर, नीचे रसोई और लिविंग रूम। औरोर, औरोर, कोई जवाब नहीं। ऊपर हर कमरा खाली। वो छत पर पहुंचा। सांझ के नारंगी आसमान के नीचे उसकी बहन बैठी तारों को देख रही थी। सोने जैसे बाल, हल्की नीली आंखें, शांत चेहरा। लुमियन उसके पास बैठ गया। हवा की आवाज सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने पूछा, औरोर, तुम यहां बैठकर क्या देखती रहती हो? मुझे ग्रॉन्ड सोर कहो। उसने हल्के से उसके सिर पर उंगली मारी। फिर बोली, एक दार्शनिक ने कहा है, 2 ही चीजें हैं जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए, दिल का नैतिक मूल्य और ऊपर का आकाश। लुमियन मुस्कुराया। ये बात सम्राट रोसल ने भी कही थी। औरोर हंस पड़ी। फिर उसने उसकी गंध सूंघी। तुम फिर पीकर आए हो। ये सामाजिकता है, लुमियन ने सब कुछ बताया। औरोर हंसी। मुझे डर है पादरी को दिल का दौरा न पड़ जाए। लेकिन लुमियन, उसे और मत छेड़ना। नया पादरी आया तो मुसीबत बढ़ेगी। लेकिन मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं। औरोर उठी, मुस्कुराई। अब सोने जाओ मेरे नशेबाज भाई। उसने चांदी की धूल उड़ाई और पक्षी सी उड़कर खिड़की से भीतर चली गई। लुमियन चिल्लाया, और मैं? खुद नीचे उतरना। जवाब आया। लुमियन चुप होकर आसमान में घुलती चांदी की चमक देखता रहा और बुदबुदाया, काश मेरे पास भी ऐसे असाधारण शक्तियां होती। अध्याय 3, सपना। लुमियन काफी देर तक छत पर बैठा रहा। नीचे उतरने का उसका मन नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, शरारती मुस्कान, न खेल तमाशे की वही चंचलता। तवेरन में हंसने मजाक करने वाला वो लड़का गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक शांत, दृढ़ और गंभीर युवक बैठा था, जैसे वो कोई और ही व्यक्ति हो। जब से उसे संयोगवश औरोर की जादुई शक्तियों का पता चला था, वो उन्हें पाने के जुनून में पड़ गया था।
लेकिन औरोर हमेशा उसे इससे रोकती। वह कहती कि ऐसी शक्तियां अत्यधिक खतरों और कष्टों से भरी होती हैं, और चाहे उसे तरीका मालूम हो या नहीं, वो कभी उसे आम इंसानों को वो शक्ति देने का तरीका नहीं बताएगी। लुमियन उसे मजबूर नहीं कर सकता था, इसलिए वो बार बार विनती करता, मनाने की कोशिश करता। कुछ क्षण सोचने के बाद वो उठा और छत के किनारे गया, फिर लकड़ी की सीढ़ी से दूसरी मंजिल पर उतर आया। वो औरोर के कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। भीतर झांका तो देखा, औरोर आसमानी नीले गाउन में मेज पर बैठी शैंपेन फाउंटेन पेन से कुछ लिख रही थी। इतनी रात को वो क्या लिख रही है? क्या ये जादू से जुड़ा है? लुमियन ने दरवाजे पर हाथ रखा और मजाकिया अंदाज में बोला, डायरी लिख रही हो क्या? आजकल कौन डायरी लिखता है? औरोर ने नजर उठाए बिना जवाब दिया। लुमियन संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन सम्राट रोसेल ने तो कई डायरी लिखी थी नहीं? रोसेल जिसने सौरोन वंश को हटाकर खुद को सम्राट घोषित किया था, विज्ञान, आविष्कार, समुद्री अन्वेषण, सब में अद्भुत योगदान दिया था। लेकिन जीवन के अंत में उसे धोखा देकर ट्रियर के व्हाइट मैपल पैलेस में मार दिया गया था। उसके बाद उसकी डायरी के पन्ने दुनिया भर में फैल गए, लेकिन उस भाषा में जिसे कोई पढ़ ही नहीं सका। इसलिए तो रोसेल कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था। और बोली, तो फिर तुम क्या लिख रही हो? यही तो बात थी, औरोर ने लापरवाही से कहा। एक खत। किसे? लुमियन ने भौहें चढ़ा लीं। औरोर ने कलम रखकर अपने शब्दों पर नजर दौड़ाई। एक पेन पैल को। किसको? लुमियन हक्का बक्का रह गया। ये अब नई मुसीबत क्या है? औरोर हंसी और समझाने लगी, कितनी बार कहा है, पढ़ा करो, पढ़ाई करो, दिन शराब पीकर मत बर्बाद करो। पेन पैल वो होते हैं जो अखबार, पत्रिकाओं वगैरह के जरिए दोस्त बनते हैं। कभी मिले नहीं, बस पत्रों से बात होती है। ऐसे दोस्त का क्या फायदा? लुमियन चिंतित हो उठा, कहीं कोई अजनबी उसे धोखा न दे दे। औरोर ठहर कर बोली, सबसे पहले भावनात्मक सहारा। इंसान को किसी से बात करनी होती है, लेकिन कुछ बातें गांव वालों से नहीं कही जा सकती, तुमसे भी नहीं। और दूसरा, मेरे कुछ पेन पैल बेहद शक्तिशाली और ज्ञानवान हैं। जैसे ये बैटरी लैंप, इन्हीं में से किसी ने भेजा। रात को मोमबत्ती और मिट्टी के दिए आंखों के लिए खराब होते हैं। उसने हाथ हिलाया, अब जाओ, आराम करो। बॉन नुई। ठीक है, बॉन नुई, लुमियन धीरे से बोला। वो अपने कमरे में गया। दीवार, अलमारी, किताबों की अलमारी, खिड़की के बगल की मेज, सब शांत, सब ठंडा। उसके मन में अनेक शंकाएं घूमती रहीं। औरोर रहस्य छुपाती है, और उसे डर था कि कहीं ये रहस्य उसे खतरे में न डाल दें। लेकिन वो कर क्या सकता था? वो तो बस एक साधारण इंसान था, थोड़ा होशियार, थोड़ा मजबूत। वो तैयार होकर बिस्तर पर लेट गया। अप्रैल का पहाड़ी मौसम अब भी ठंडा था। कुछ ही देर में धुंध, घनी गहरी धुंध, वो उसमें चलता गया, पर हर रास्ता उसे घूमकर उसके कमरे में ही पहुंचा देता। सफेद बिस्तर, मेज, कुर्सी, अलमारी, वही सब। उसने अचानक आंखें खोलीं। सुबह की रोशनी नीली पर्दों से छनकर भीतर आ रही थी। वो बैठ गया मानो अब भी सपने में हो। वही सपना, वही धुंध जो कई दिनों से पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये और ज्यादा हो रहा है, लगभग रोज, उसने खुद से कहा। सपने ने कोई नुकसान तो नहीं किया, पर कोई फायदा भी नहीं। ईश्वर करे इसमें कोई शुभ संकेत हो। वो बिस्तर से उठा। जैसे ही कमरे से बाहर निकला, औरोर के कमरे से आवाज आई। वह मुस्कुराया, फिर अचानक कुछ सोचा और दरवाजे के पास खड़ा होकर सिर पकड़ लिया। औरोर ने दरवाजा खोला। क्या हुआ? सफलता। लुमियन ने भीतर ही भीतर मुस्कुराया और गंभीर आवाज में बोला, फिर वही सपना आया। औरोर चिंतित हो गई। तो पिछला तरीका भी बेकार। शायद मुझे असली सम्मोहन विशेषज्ञ, यानी एक हिप्नोटिस्ट ढूंढना पड़ेगा। जादुई शक्तियों वाला? उसने जानबूझकर पूछा। औरोर ने सिर हिलाया। तुम्हारे पेन पैल में से कोई? लुमियन ने टोह ली। तुम्हें क्या मतलब? अपनी समस्या पर ध्यान दो। वह झुंझलाई। लुमियन बोला, औरोर, अगर मैं वॉरलॉक बन जाऊं, असाधारण शक्तियां मिल जाएं, तो शायद इस सपने का रहस्य सुलझा सकूं। बिल्कुल नहीं। औरोर का स्वर कठोर हो गया, फिर नरम हुआ। सच कहूं तो ये रास्ता बहुत खतरनाक है। दर्द, धोखा, मौत, सब कुछ है इसमें। अगर दुनिया ऐसी ना होती तो मैं बस एक साधारण लेखिका बनकर शांति से जी लेती। तो खतरा मैं उठाऊं? मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, लुमियन ने दृढ़ता से कहा। औरोर मुस्कुराई। क्या तुम औरतों से भेदभाव कर रही हो? फिर गंभीरता से बोली, अब वापसी का रास्ता नहीं। खैर, अब मैं नहाने जा रही हूं। तुम घर पर पढ़ाई करो, जून में परीक्षा है। जब दुनिया खतरनाक हो रही है तो परीक्षा का क्या मतलब? लुमियन बुदबुदाया। ज्ञान ही शक्ति है मेरे अनपढ़ भाई,
और मुस्कुराकर बोली। दोपहर में कोडू के चौराहे पर रेमंड ग्रेग ने देखा कि लूमियन एक एल्म के पेड़ के नीचे बैठा है। तुम्हें तो घर पर पढ़ाई करनी चाहिए थी, रेमंड बोला। वो लूमियन का दोस्त था, साधारण सा चेहरा, भूरे बाल और आंखें और हल्की लालिमा वाला चेहरा। लूमियन मुस्कुराया, यहां तक जल्लाद को भी आराम चाहिए होता है। बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा सोच रहा हूं। वो सुबह से सोच रहा था, बिना औरोर की मदद के असाधारण शक्तियां कैसे पाएं। वो गांव में फैली जादुई अफवाहों के धागे पकड़ना चाहता था, और इसके लिए उसे रेमंड की जरूरत थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 5 मिनट भी आराम न करता, रेमंड बड़बड़ाया। मेरी बहन नहीं है जो मुझे पढ़ाए, मैं तो अगले साल भेड़ चराना सीखूंगा। लूमियन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोला, वो वॉरलॉक वाली कहानी याद है? रेमंड उलझ गया, वॉरलॉक वाली? हाँ, गांव में पहले एक जादूगर था। मरने के दिन उसके कमरे में उल्लू आ बैठा था, और जब ताबूत उठाया तो इतना भारी कि 9 बैलों ने मिलकर खींचा। ये कब की बात है? लूमियन ने पूछा। रेमंड ने कंधे उचका दिए, मुझे क्या पता, मैंने तो अपने पिता से सुना था। अध्याय 4, चरवाहा। लूमियन झटके से खड़ा हो गया, उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। तो फिर चलो, तुम्हारे पिता से ही पूछते हैं। वो हमेशा से तुरंत कार्रवाई करने वाला इंसान रहा था। उसे पता था कि गांव की इस कहानी की जांच देर तक टाली नहीं जा सकती। अगर देरी हुई तो औरोर को पता चल जाएगा और फिर वो उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। औरोर के लिए असाधारण शक्तियों की तलाश आग से खेलने जैसी थी। मुझे पता है ये रास्ता खतरनाक है, औरोर कभी इस बारे में झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन अगर दुनिया सच में जल रही है तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं? मैं अकेले औरोर को खतरे का सामना नहीं करने दे सकता। ये सोचते हुए वो उठ खड़ा हुआ। जब भी औरोर कहती कि दुनिया और खतरनाक हो रही है, उसके चेहरे की गंभीरता बिल्कुल असली लगती थी। रेमंड ग्रेग ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा। उससे क्यों मिलना है? लूमियन ने उसे घूरा, उससे पूछने की ये वॉरलॉक वाली कहानी आखिर कितने समय पहले की है। इतनी सी बात भी इसकी समझ में नहीं आ रही। कभी मौका मिला तो इसकी अक्ल जरूर जांचूंगा। रेमंड अब भी उलझन में था। इतनी बारीक बात जानने की जरूरत ही क्या है? लूमियन धीमे से मुस्कुराया, वही मुस्कान जो धोखा देने से पहले उसके चेहरे पर आती थी। रेमंड 2 कदम पीछे हट गया। सीधे बताओ। लूमियन ने शर्ट ठीक की और बोला, मुझे लगता है वॉरलॉक की ये कहानी जांचने लायक है। रेमंड ने पूछा, इसमें खास क्या है? लूमियन गंभीरता से बोला, अगर ये कहानी झूठी होती तो इसमें इतनी स्पष्ट बातें जैसे ये यहीं कोडू में हुआ कभी न दी जाती। लोग बहुत पहले ही इसे झूठ साबित कर देते। फिर भी ये पीढ़ियों से चली आ रही है, इसका मतलब है कि इसमें सच्चाई का अंश जरूर है। रेमंड बोला, लेकिन तुम जब कहानियां गढ़ते हो तो सदियों पहले, बहुत समय पहले जैसे वाक्य इस्तेमाल करते हो ताकि कोई जांच ही न सके। लूमियन मुस्कुराया, इसलिए तो मुझे तुम्हारे पिता से पूछना है। धीरे धीरे रेमंड मान गया, लेकिन अंदर कुछ खटक रहा था। कुछ दूर जाते ही वो चौंक उठा। लेकिन तुम सच जानना क्यों चाहते हो? लूमियन की आंखों में चमक आई। वॉरलॉक, मेरे दोस्त, अगर हमें उसके रहने की जगह और कब्र का पता चल गया तो उसकी रहस्यमयी शक्ति भी मिल सकती है। रेमंड ने शक से देखा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। जो लोग वॉरलॉक की ताकत ढूंढते हैं उन्हें इंक्विजिशन पकड़ लेती है। इंटिस गणराज्य में अनंत प्रज्वलित सूर्य और स्टीम मशीनी ईश्वर के चर्च प्रमुख थे। वे किसी और चर्च को यहां खुलकर प्रचार करने नहीं देते थे, और अनंत प्रज्वलित सूर्य का इंक्विजिशन सब उससे डरते थे। लूमियन हंस पड़ा, तुमने खुद कहा कि ज्यादातर कहानियां झूठी होती हैं। अगर सच में वॉरलॉक की कब्र मिली भी तो हम उसकी शक्ति क्यों लें? चर्च को दे देंगे और अच्छा इनाम मिलेगा, ऊपर से उसकी कब्र में खजाना भी होगा। रेमंड की आंखों में लालच की चमक तैर गई। लूमियन ने चुटकी ली, क्या तुम सच में चरवाहा बनना चाहते हो? यहां चरवाहा रोमांटिक कहानी जैसा पेशा नहीं था। ये कठोर काम था, पहाड़ों पर दूर दूर तक सफर, अकेलापन, ठंड, यात्रा, पूरी जिंदगी भटकते हुए बीत जाती थी। शादी करना तो दूर, ज्यादातर लोग जिंदगी भर अकेले रह जाते। रेमंड चुप हो गया, काफी देर बाद बोला, ठीक है, सुन लेता हूं तुम्हारी, वक्त भी कट जाएगा। लूमियन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, चलो, तुम्हारे पिता घर पर हैं या खेतों में? अभी खास काम नहीं। या घर पर होंगे या शराब खाने में, रेमंड बोला। दोनों आगे बढ़े, तभी सामने से एक आदमी आया, भूरे लबादे में, कमर पर रस्सी और पैरों में नए चमड़े के जूते। पियरे? बेरी का पियरे? रेमंड चौंका। वो मुस्कुराया, हां, वही हूं। रेमंड हैरान था, तुम गांव वापस कैसे? अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है, तुम्हें तो दूर मैदानों में भेड़ें चरानी चाहिए थीं।
पियरे खुश नजर आ रहा था। लेंट आने वाला है, सालों से नहीं मनाया, इस बार रह नहीं पाया। वो हंसा, और मेरे पास साथी भी है, मेरी भेड़ों को संभाल लेगा। मैं आजाद हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं। लेंट पूरे इंटिस में मनाया जाने वाला त्योहार था। वसंत का स्वागत, अच्छी फसल के लिए प्रार्थना। लुमियन मुस्कुराया, तुम देखना चाहते हो कि इस बार स्प्रिंग एल्फ कौन बनेगी, सही कहा। कोडू में लेंट पर सबसे सुंदर लड़की को स्प्रिंग एल्फ चुना जाता था। पियरे ने हंसते हुए कहा, काश तुम्हारी बहन और होती, लेकिन वो कभी मानेंगी नहीं। वो बोला, मैं कैथेड्रल जा रहा हूं, फिर शराब मेरी तरफ से। रेमंड ने याद दिलाया, तेरे पास पैसे कहाँ? पियरे हंसा, एक सिक्का हो तो भी गरीब भाई से बांटना चाहिए, कहा गया है। लुमियन मुस्कुराया, ये कंगाल नहीं है, देखो तो उसके नए चमड़े के जूते। पियरे खुश होकर बताने लगा कि मालिक ने भेड़ें, ऊन, पनीर और चमड़ा दिया है। और चला गया। लुमियन की निगाह अचानक गंभीर हो गई। सिर्फ लेंट के लिए इतनी दूर से लौट आना, ये कुछ ठीक नहीं। वो और रेमंड शराबखाने की ओर बढ़े, अंदर प्रवेश किया, और तभी लुमियन ठिठक गया। वही विदेशी महिला जो पिछली रात अचानक गायब हो गई थी। संतरी रंग का लंबा गाउन, मुलायम भूरे घुंघराले बाल, आसमानी नीली आंखें और हाथ में गहरे लाल रंग का पेय। वो इस घटिया से सराय में बिल्कुल अलग, अजीब, खूबसूरत और रहस्यमयी लग रही थी। अध्याय 5 कार्ड। किर्श, बड़े शहर की शान भी ऐसी ही होती है। लुमियन की नज़र आखिरकार उस महिला के हाथ में थमे गिलास पर टिक गई। ये चीनी और किण्वित चेरी से तैयार की गई शराब थी, जिसका रंग और चमक अक्सर महिलाओं को पसंद आती थी। बेशक चेरी की जगह दूसरे फल भी इस्तेमाल किए जाते थे, पर स्वाद में बहुत अंतर नहीं पड़ता था। कोडू के ओल्ड टेवरन में उत्तम शराब की ज्यादा किस्में नहीं थीं, पर किर्श उन दुर्लभ पेयों में से एक था जिसे मैडम पुआलिस ने बिगोर की राजधानी यात्रा के दौरान पसंद किया था। मैडम पुआलिस स्थानीय प्रशासक और क्षेत्रीय न्यायाधीश बेओस्ट की पत्नी थी। उनके पूर्वज कभी कुलीन थे, पर सम्राट रोसिल के शासनकाल में उनका खिताब छिन गया था। लुमियन जानता था कि वो पादरी गिलॉम बेने की प्रेमिकाओं में से एक थी, हालांकि गांव में शायद ही किसी को इस बात का अंदेशा था। लुमियन ने उस महिला की ओर देखना बंद किया और बार काउंटर की ओर बढ़ गया। वहां 40 की उम्र का एक आदमी बैठा था, सादा लिनन की कमीज और उसी रंग की पतलून पहने हुए। मेहनत मजदूरी के वर्षों ने उसके चेहरे पर रेखाएं खींच दी थीं और उसके भूरे बाल अब घने नहीं रहे थे। वो और कोई नहीं, रेमंड का पिता पियरे ग्रेग था। फिर एक पियरे, जैसा लुमियन मजाक में कह चुका था, अगर किसी जगह पियरे बुलाओ तो कम से कम 1/3 लोग मुड़ जाएंगे। रेमंड उसके पास जाकर बोला, पापा, चौक पर बाकी लोगों से बातें करने क्यों नहीं चले जाते? गांव के आदमी अक्सर पुराने एल्म के पेड़ के नीचे या किसी के घर में जमा होते, ताश, पासे, शतरंज और अफवाहें, जबकि शराब खाना पैसे मांगता था। पियरे ग्रेग ने गिलास उठाकर कहा, थोड़ी देर में, अभी चौक पर ज्यादा लोग नहीं होंगे। सही है, लेकिन आज चौक इतना खाली क्यों है? लुमियन कुछ हैरान हुआ। वो सीधे बोला, मॉन्सियोर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पियरे तुरंत चौकन्ना हो गया। कोई नया मजाक तो नहीं? झूठ बोलने वाले लड़के की कथा वाकई इन पर लागू होती है। लुमियन मन ही मन मुस्कुराया और रेमंड को संकेत दिया। रेमंड ने पूछा, पापा, वो वॉरलॉक वाली कहानी जिसमें ताबूत को खींचने के लिए 9 बैल लगे थे, वो कितने समय पहले की है? पियरे ने गहरी सांस ली। ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे दादाजी ने मुझे ये तब बताया था जब मैं छोटा था। रेमंड का चेहरा उतर गया, उसके दादाजी को गुजरे बहुत समय हो चुका था। तभी पियरे बोला, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था यौवन के दिनों में। इतने डर गए थे कि उल्लुओं से जान पर आ गई थी। उन्हें लगता था कि उनके पंजे उनकी आत्मा तक खींच सकते हैं। लुमियन और रेमंड की आंखों में चमक आ गई। कमाल है, ये तो सचमुच किसी ने देखा था। रेमंड पूछ बैठा, क्या दादाजी ने यह भी बताया कि वो वॉरलॉक कहाँ रहता था? कहाँ दफनाया गया? पियरे ने कंधे उचका दिए। किसे परवाह? रेमंड कुछ और पूछता उससे पहले लुमियन ने उसका कंधा थाम लिया और ऊंची आवाज में बोला, चलो, हमें नदी तक पहुंचना है। तभी पियरे अचानक बोला, रुको रेमंड, तुम जल्द ही ग्रीन वॉचर बनने वाले हो, कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। ग्रीन वॉचर गांव के आसपास के चरागाहों की निगरानी करते थे ताकि कोई प्रतिबंधित समय में भेड़ न चरा सके। लुमियन इस बातचीत पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो चुपचाप टेवरन के वॉशरूम की ओर चला गया, और जब वो निकला तो सीधे उस विदेशी महिला के पास से गुजरा जो किर्श पी रही थी। उसे देखते हुए उसने ध्यान से उसे परखा, जैसे ये विवरण भविष्य में काम आने वाला था। वो जाने ही वाला था कि महिला ने अचानक सिर उठाया। उनकी नजरें टकरा गईं। लुमियन हल्का झेंप गया। अब क्या करूं? तारीफ, छेड़खानी, या चुपचाप भाग जाऊं?
तभी महिला मुस्कुराई और बोली, सपने आते हैं तुम्हें, है ना? जैसे बिजली गिर पड़ी हो। लुमियन कुछ पल के लिए सुन्न रह गया। उसने खुद को संभाला, सपने देखना कोई अजीब बात तो नहीं है। महिला ने हल्के से गाल छुए और बोली, धुंध से भरे सपने? शायद। लुमियन की आंखें फैल गईं, डर साफ झलक रहा था। वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता रहा। तुमने कल वाली कहानी सुनी थी क्या? उसने भाव छुपाते हुए पूछा। महिला ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने बैग से कार्डों की गड्डी निकाली और मुस्कुराई। एक कार्ड निकालो, शायद वो तुम्हारे सपने का रहस्य खोले। लुमियन चौकन्ना हो गया, लेकिन आकर्षण भी था। उसने कार्ड देखा। टैरो? महिला ने हल्का सा झेंपकर हंसी, गलत डेक उठा लाई। उसने मेजर अरकाना वापस रखे और दूसरी गड्डी निकाली। ये माइनर अरकाना है। तुम्हारा हक नहीं कि मेजर से चुनो, और मेरे पास वो अधिकार नहीं कि तुम्हें करने दूं। लुमियन कुछ समझ नहीं पाया। वो सुंदर थी, पर अजीब, जैसे उसकी बुद्धि कहीं और रहती हो। वो बोली, एक चुन लो, मुफ्त है, शायद तुम्हारे सपने का जवाब दे दे। लुमियन मुस्कुराया, मेरी बहन कहती है मुफ्त चीज सबसे महंगी होती है। महिला ने सिर हिलाया, सही है, लेकिन जब तुमने कुछ दिया ही नहीं तो मैं क्या ले सकती हूं? कुछ देर सोचकर लुमियन ने आखिर हाथ बढ़ाया और एक कार्ड निकाला। 7 ऑफ वैंड्स। उस पर हरे वस्त्र पहने एक आदमी पहाड़ की चोटी पर लड़ने को तैयार खड़ा था। 6 डंडे उसकी ओर उठे हुए थे। इसका मतलब? लुमियन ने पूछा। महिला मुस्कुराई, संकट, चुनौती, टकराव, साहस। पर असली बात यह है, अब ये कार्ड तुम्हारा है। समय आने पर इसका अर्थ खुद समझ जाओगे। तुम मुझे दे रही हो? लुमियन और उलझ गया। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। कार्ड समेटे, किर्श खत्म की और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। लुमियन का मन उथल पुथल में था। क्या ये सचमुच साधारण कार्ड है या श्रापित? और जानेगी। तभी रेमंड आ गया। क्या हुआ? लुमियन ने सहजता से कहा, कुछ नहीं, बस वही विदेशी महिला काफी सुंदर है। रेमंड फुसफुसाया, मुझे तो तुम्हारी बहन ज्यादा सुंदर लगती है। और दादाजी तो बहुत पहले चले गए। अब क्या करें? लुमियन ने सोचा, या तो किसी बुजुर्ग को ढूंढें जो आपके दादाजी की उम्र का हो, या कैथेड्रल के रजिस्टर देखें। लेकिन वो बाद में, क्योंकि हाल ही में वो पादरी से टकरा चुका था और अभी उससे दूर रहना बेहतर था। कल पूछताछ शुरू करेंगे। फिलहाल अलग अलग काम करते हैं। रेमंड ने हामी भरी। उस अर्धभूमिगत घर में और ध्यान से सब सुनती रही। उसकी नजर लुमियन के हाथ के कार्ड पर टिकी रही। साधारण कार्ड है, न कोई जादून खतरा। लुमियन ने पूछा, तो फिर उसने मेरे सपने के बारे में कैसे जाना? और ने सिर हिलाया। अब जब उसने पहला कदम उठा दिया है, हमें इंतजार करना होगा। मैं उस पर नजर रखूंगी। और ये कार्ड रखो, कुछ बदले तो मैं हूं। लुमियन ने राहत की सांस ली। रात को उसने कार्ड कुर्सी पर रखे कपड़ों में छिपाया और सो गया। और फिर वही धुंध, वही सपना। लेकिन इस बार वो अचानक सपने के भीतर जाग गया। उसका दिमाग स्पष्ट था, पर धुंध अब भी वही थी। लुमियन अब सपने के भीतर सचेत हो गया है। अध्याय 6 खंडहर। लुमियन की चेतना वाले मन ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। मेज, कुर्सी, किताबों की अलमारी, बिस्तर, सब वैसा ही। ये उसका कमरा था, लेकिन हल्की धूसर धुंध से ढका हुआ। क्या ये सचेत सपना है? मैं सचेत अवस्था में सपना देख रहा हूं? यह सोचते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सचेत सपना, जहां इंसान सपने में भी जागृत सा सोच सके, याद रख सके, ये कोई आम बात नहीं थी। और ने बहुत कोशिशें की थीं कि ऐसा सपना आए, ताकि ग्रे धुंध वाले सपने का रहस्य समझ सके, पर वो असफल रही थी। लेकिन आज ये अपने आप हो गया। हैरानी के बाद उसके मन में सवाल उठा, कहीं ये 7 ऑफ वैंड्स टैरो कार्ड की वजह से तो नहीं? उस महिला ने कहा था, ये उसके सपने का रहस्य खोलने में मदद करेगा। तो क्या ये सचेत सपना देखने की शक्ति देता है? साथ ही उसे महसूस हुआ धुंध पहले से हल्की है। वो खड़ा हुआ और खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर देखा। ये कोडू नहीं था। हल्की धुंध में एक ऊंचा पहाड़ी स्तंभ खड़ा था, 20-30 मीटर ऊंचा, लाल भूरे पत्थरों से बना हुआ। उसके चारों ओर बिखरे पड़े खंडहर, जले हुए ढांचे, गिरे हुए मकान, मानो किसी कब्रिस्तान जैसी भयानक जगह। धरती फटी हुई थी, पत्थर बिखरे थे, कहीं घास का एक तिनका तक नहीं। आसमान में मोटी सफेद धुंध, सूरज का नामो निशान नहीं। बस उतनी ही रोशनी जितनी तारों भरी रात में होती है। कुछ देर बाद उसने बुदबुदाया, बस यही है, यही सपना मुझे इतने सालों से परेशान कर रहा था। लेकिन तुरंत दूसरा सवाल उठा,
रहस्य कहाँ छिपा है? पहाड़ी की चोटी पर या इन टूटी इमारतों में? वो बाहर जाने की जल्दी नहीं करता। वो बस खिड़की से सब देखता रहा। तभी उसे महसूस हुआ, खंडहरों के बीच कोई आकृति भागती नजर आई। शायद भ्रम, शायद सच। उसने गहरी सांस ली। शांत रहो, धैर्य रखो। उसे महसूस हो रहा था, ये सपना सिर्फ उसका नहीं है, इसमें कोई और रहस्य है। सीधे अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। कल उस महिला से मिलूंगा, पहले समझूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। वो सपना तोड़ना चाहता था, पर जागने का तरीका नहीं पता था। आखिर उसने वही किया जो नींद में करता, लेट गया, अपने विचार अस्त व्यस्त छोड़े और अचानक सोने जैसा महसूस हुआ। और वो सचमुच जाग गया। सुबह की सुनहरी धूप पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। वो राहत की सांस लेता ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। और दिल कस गया। मैं हूं, और की आवाज आई। वो दरवाजा खोलने दौड़ा। और वहां खड़ी थी, सफेद रेशमी नाइट गाउन में, सुनहरे बाल कंधों तक बिखरे हुए। कैसा रहा? जैसे उसे पहले ही उम्मीद थी कि लुमियन अभी अभी सपने से लौटा है। लुमियन ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। और विचारमग्न हुई। तो कार्ड ने सचेत सपना संभव किया? उसने पूछा। अब क्या करोगे? लुमियन बोला। पहले खाना, फिर उस औरत से मिलकर और जानकारी लूंगा, उसके इरादे समझूंगा। और ने हामी भरी। ठीक है, मैं भी एक पत्र लिखूंगी, कुछ लोगों से तुम्हारे सपने के प्रतीकों पर सलाह लूंगी। लुमियन के चेहरे पर चिंता देखकर वो मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं सब धीरे धीरे करूंगी। आखिर धीमी लेकिन स्थिर प्रगति तुम्हें मैंने ही सिखाई है, उसने समझाया। उस महिला से बहस मत करना, हम डरते नहीं, लेकिन दुश्मन से बेहतर है एक और सहयोगी मिल जाए। लुमियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। कोडू ओल्ड टेवरन। लुमियन सीधा बार काउंटर पर पहुंचा। ऊपर रहने वाली विदेशी महिला किस कमरे में ठहरी है? मॉरिस बेने, मालिक और बारटेंडर, उस पर ध्यान से नजर डालने लगा। क्यों? शहर की औरत तुम जैसे देहाती लड़के से क्या काम करेगी? लुमियन ने सहजता से झूठ गढ़ दिया। उसका एक सामान खो गया था, मुझे मिला है, लौटाना है। मॉरिस आधा यकीन आधा शक। ठीक है, चौक की तरफ वाला कमरा, वॉशरूम के सामने। लुमियन ऊपर पहुंचा। दालान अंधेरा था, बस वॉशरूम से रोशनी आ रही थी। और सामने उसके कमरे के दरवाजे पर कागज लटक रहा था। आराम कर रही हूं, परेशान न करें। लुमियन वहीं दीवार से लगकर खड़ा हो गया। मौके इंतजार नहीं करते, उन्हें पकड़ा जाता है। और वो बिना हिले बस खड़ा रहा जैसे कोई मूर्ति। आखिरकार दरवाजा खुला। महिला बाहर आई, अब हल्के हरे कपड़ों में, बाल बंधे हुए। उसकी नीली आंखें लुमियन पर पड़ीं और होठों पर मुस्कान उभरी। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? मानो पहले से जानती हो कि वो यहां होगा। ये मायने नहीं रखता ही, लुमियन बोला। क्या पूछना चाहते हो? मेरे सपने का रहस्य क्या है? महिला हंसी। ये तुम्हें खुद जानना है, मुझे नहीं। फिर बोली, बस इतना कह सकती हूं, वहीं तुम्हें असाधारण शक्ति मिलेगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन सपना तो सपना है, असलियत में क्या देगा? महिला की मुस्कान और गहरी हुई। असाधारण दुनिया में क्या असंभव है? लुमियन की सांस थम गई। लेकिन तभी महिला गंभीर हुई। और अगर वहां मरे तो हकीकत में भी मरोगे? लुमियन सन्न। पर उसने विश्वास किया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ ना करूं। महिला बोली, शायद कुछ न हो, लेकिन वक्त के साथ खतरा 99.99% है, सुरक्षा 0.01%। सपना पहले से ही उसे घेरे हुए था। ना करना सबसे गलत फैसला लगने लगा। उसने तय किया, पहलू पर रहकर धीरे धीरे तलाशूंगा। और को सच बताऊंगा, पर शक्ति का हिस्सा नहीं। आखिर उसने पूछा, तुम हो कौन? मुझे कार्ड क्यों दिया? ये मौका क्यों दिया? महिला रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली, जब तुम सपने का रहस्य सुलझा लोगे, मैं खुद बता दूंगी। 7 नारोका। ओल्ड टेवरन से निकलने के बाद लुमियन कुछ देर सड़क पर खड़ा रह गया। सूरज तो निकल आया था, मगर हवा अब भी सर्द थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, अब आगे कहां जाए। तभी साइड गली से रेमंड ग्रेग निकल आया। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लुमियन ने खुद को संभाला। क्यों? क्या हुआ? रेमंड हक्का बक्का रह गया। तुम भूल गए, आज हमें बुजुर्गों से मिलना था। मेरे दादाजी की उम्र के और वॉरलॉक वाली कहानी के बारे में पूछताछ करनी थी। लुमियन ने नाटकीय अंदाज में माथा पकड़ लिया। सच? मुझे कुछ याद नहीं। शायद तुमने सपना देखा होगा। रेमंड का चेहरा चिंता से डर में बदल गया। वो कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक लुमियन की शरारती मुस्कान लौट आई।
मूर्ख, फिर मजाक में फंस गए। तुम्हारी तो, रेमंड झुंझलाया। लुमियन हंसा। कसम खाने की प्रैक्टिस करो, एवा भी तुमसे बेहतर गालियां देती है। एवा लिजिए गांव के मशहूर मोची की बेटी जो अब हंसों को चराती थीं। रेमंड का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। एवा, वो भी तो हमारी दोस्त है ना? हाँ, लुमियन मुस्कुराया। वे दोनों अज़ीमा और छोटे गिलॉम के साथ अक्सर साथ रहते थे। रेमंड बोला, क्यों न एवा को भी इस काम में शामिल कर लें? अगर सच में खजाना मिला तो उसका काम आ जाएगा। लुमियन हंसा। गांव के कई लोग ऐसा सोचते हैं, यहां तक कि पादरी भी। उसने धीमे से कहा, कई परिवार इसीलिए एक बेटे को चरवाहा बना देते हैं ताकि शादी न करे, हिस्सेदारी न मांगे, घर भी चलता रहे और झंझट भी न हो। रेमंड के चेहरे पर पहली बार सोच उभरी। यही वजह थी उसे लुमियन के साथ रहना पसंद था। लोग मानते थे कि लुमियन शरारती और झूठा है, पर असल में उसकी समझ दूसरों से ज्यादा थी। रेमंड जैसे लोग बस हालात के साथ बहते जाते थे। लुमियन ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन अभी देर हो चुकी। पहले बुजुर्गों से पूछते हैं। एवा को कल शामिल करेंगे, बाद में गिलॉम जूनियर और अज़ेमा भी। रेमंड मुंह बिचकाता बोला, ज्यादा लोग होंगे, हिस्सा कम होगा। लुमियन ने दया भरी नजर से उसकी तरफ देखा। भोला लड़का, सोचता है एवा उस पर फिदा हो जाएगी। उसे ऊंचा घर चाहिए। वो मुझे पसंद करती है, फिर भी खुद को रोक लेती है। बहन कहती है, संख्या में ताकत होती है। चलो पहले तय करें किससे मिलना है। गांव में 9 बुजुर्ग अब भी जिंदा हैं, रेमंड बोला, करीब मेरे दादाजी की उम्र के। लुमियन ने दिमाग में सूची बनाई। आखिरी 2 की जरूरत नहीं, वे दूसरी बस्तियों से आई हैं। पहले नारोका से मिलते हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, शायद उस समय जवान रही हों। नारोका उसका असली नाम नहीं था, सम्मान का खिताब था। रिस्टन प्रांत में बड़ी औरतों को घर संभालने वाली, ना जोड़ नाम जोड़ आ जैसा सम्मान दिया जाता था। नारोका वही थी, पति के मरने के बाद भी घर की हाकिम बनी रही। उसके बेटे बड़े हो गए, शादी कर ली, पर धन की चाबी आज भी उसी के हाथों थी। गांव में ये बहुत दुर्लभ था। रेमंड ने हामी भरी। वे आगे बढ़े। कुछ दूरी पर 4 बुजुर्ग महिलाएं धूप सेंक रही थीं, आपस में बातें करती और एक दूसरे के बालों से जूं निकालती। ये उनके लिए स्नेह जताने का तरीका था। रेमंड झिझका। अभी पूछें? सबको पता चल जाएगा। रुको, लुमियन बोला, यही जगह होती है जहां अफवाहें पैदा होती हैं। भीड़ के छटने दो। कुछ देर बाद 3 महिलाएं उठकर चली गईं। सिर्फ नारोका रह गई। लुमियन आगे बढ़ा। नमस्ते नारोका। नारोका मुस्कुराई। और कब मिलने आएगी? सब उसे याद करते हैं। लुमियन के मन ने ताना कसा मर्द याद करते होंगे। उसने सीधा पूछा, नारोका, आपने सच में वो वॉरलॉक देखा था? वो जिसका ताबूत 9 बैल भी नहीं खींच पाए? नारोका ठिठकी। किसने बताया? उसके दादाजी ने। लुमियन ने सहजता से झूठ गढ़ा। नारोका चौंक गई। तो आत्माएं सच में लौट सकती हैं? रेमंड खुद को रोक न सका। मेरे पापा जीते जी बताते थे। नारोका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मरने से पहले तक हमें पता नहीं था कि वो वॉरलॉक था। वो पूरी तरह सामान्य आदमी था, जब तक वो अचानक नहीं मरा, और फिर वो उल्लू आ गया। आगे की कहानी वही थी जो दंत कथा में थी। लुमियन ने पूछा, वो रहता कहाँ था? नारोका ने उसकी आंखों में देखा, जहां तुम और रहते हो वहीं। लुमियन का दिल थम गया। उसकी मौत के बाद पादरी और कुछ लोग घर में घुसे, सब जलाकर राख कर दिया। 2-3 दशक कोई वहां गया तक नहीं। फिर और आई और वही जमीन खरीदकर घर बना लिया। हमारा घर? लुमियन सन्न रह गया। अचानक उसके मन में ढेरों प्रश्न उमड़ आए। और इतनी काबिल, इतनी ताकतवर, तो फिर कोडू जैसी छोटी जगह क्यों? बिगोर सुहित, यहां तक कि राजधानी हर जगह बेहतर थी। वो तो कहती थी, सबसे अच्छी जगह छुपने की बड़ी शहरें होती हैं। और आज सच सामने था, हम उसी वॉरलॉक की जमीन पर रह रहे थे। रेमंड ने पूछा, उसे दफन कहाँ किया गया? नारोका बोली, ये हादसा इतना बड़ा था कि पादरी घबरा गया। 9 बैलों से ताबूत कब्रिस्तान तक खिंचवाया गया। शुद्धिकरण हुआ, फिर उसे जला दिया गया और राख दफना दी गई। रेमंड मायूस हो गया, यानी कुछ नहीं बचा। नारोका ने उन्हें चेताया, बेवजह सपने मत देखो बच्चों। वे दोनों आगे बढ़ गए। रेमंड बोला, कुछ नहीं मिलेगा लुमियन। लुमियन भी बोला, हां, जो जल सकता था जल चुका, जो लूटा जा सकता था लूट लिया गया। लेकिन उसके भीतर सपने वाली उम्मीद अब भी जल रही थी। रेमंड ने लंबी सांस ली। अब बस वही उल्लू रह गया। लुमियन की नजर जंगल की ओर उठी और उसने धीरे से कहा, उल्लू।
रेमंड घबरा गया। वो तो कब का मर चुका होगा, और वैसे भी उल्लू, नाइटिंगेल, कौवे सब अपशकुन होते हैं। शैतानों के दूत आत्माएं चुरा लेते हैं। लुमियन बस मुस्कुराया और उसकी आंखों में संकल्प की चमक थी। अध्याय 8 उल्लू। ये विचार लुमियन के मन में बिजली सा कौंधा, लेकिन उसे इसे सच में आजमाने का मन नहीं था। मानो छोड़ भी दें कि वॉरलॉक की मौत के बाद इतने साल बीत चुके थे और उल्लुओं की उम्र इंसानों जितनी नहीं होती, फिर भी पहाड़ों में मौजूद उल्लुओं की संख्या ही इतनी ज्यादा थी कि वो पीछे हट जाए। बहुत ज्यादा। उस उल्लू की कोई खास पहचान भी नहीं, न ही दंतकथाओं में इसका कोई जिक्र। नारोका ने सब नहीं बताया, हमने भी ठीक से पूछा नहीं। वो सोच से बाहर निकला और रेमंड की ओर मुस्कुराया। वॉरलॉक से जुड़ा उल्लू 100 साल भी जी सकता है। रेमंड भय से कांप उठा। लुमियन शांत स्वर में बोला, डरो मत दोस्त, ये आखिरी उपाय होगा। मैं कोई राक्षस नहीं खोजना चाहता। बेहतर होगा किसी और बुजुर्ग से पूछ लें। नारोका कुछ छोड़ गई होगी। फिर उसने और आकर्षक अंदाज में कहा, अगर मैं वॉरलॉक होता तो अपना सारा खजाना अपने पास या घर में नहीं रखता, कुछ छुपा कर रखता, कहीं सुरक्षित जगह। अगर कभी इंक्विजिशन मेरे पीछे पड़ती तो मुझे भागना पड़ता, और तब मेरे पास सब लेने का समय नहीं होता। एटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च की इंक्विजिशन वॉरलॉक्स और चुड़ैलों की दुश्मन थी। उनके वीरता भरे काम दूर दूर तक मशहूर थे। रेमंड की आंखों में चमक आ गई। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर अफसोस से बोला, लेकिन बहुत साल बीत चुके हैं। जो भी खजाना मिला होगा चर्च उसे कब का उड़ा चुका होगा। लुमियन ने मजाकिया अंदाज में कहा, यह ख्याल बहुत खतरनाक है मेरे दोस्त। वे आगे बढ़ते रहे। पियर, नाफेरिया और मौरी परिवार के पुराने लोगों से मिले। हालांकि जवाब अधिकतर वही थे, पर अब वे ज्यादा अनुभव के साथ पूछते रहे और कुछ अतिरिक्त बातें निकलवा ही लीं। उदाहरण के लिए उल्लू मध्यम आकार का था, लेकिन बाकी उल्लुओं से थोड़ा बड़ा। उसका चेहरा बिल्ली जैसा, चोंच नुकीली, पंख भूरे और धब्बेदार, आंखें भूरी पीली पर भीतर कुछ अजीब चमक, और ऐसा लगता जैसे उसकी आंखें घूमती हों। वो सामान्य उल्लुओं जैसा मंद या लकवाग्रस्त नहीं था, बल्कि ज्यादा जीवंत और अधिक भयावह। लगता है अब रास्ता बंद है, लुमियन ने चौक की ओर चलते हुए कहा। अब हमें किसी और कहानी पर ध्यान देना होगा। रेमंड पहले जैसी निराशा में नहीं था। ठीक है, लेकिन कौन सी? लुमियन ने मन ही मन उसकी मेहनत की तारीफ की। सोचो, कल बात करेंगे। आज दोपहर मैं तुम्हें लड़ाई की तकनीक सिखाऊंगा। बेहतरीन। रेमंड खुशी से उछल पड़ा। रेमंड को विश्वास था, अगर औरोर इतनी ताकतवर है तो उसका भाई भी होगा। रेमंड से विदा लेकर लुमियन घर की ओर मुड़ा। चलते चलते उसने सामने आते कुछ पुरुषों को देखा। सबसे आगे एक आदमी करीब 5.5 फुट का, सफेद चोगा पहने, काले बाल, नीली आंखों में घृणा और दबदबा। वो कोई और नहीं, पादरी गिलॉम बेने था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने भारी आवाज में कहा। क्या तुमने जानबूझकर उन विदेशियों को चर्च में पहुंचाया? लुमियन एक कदम पीछे हटते हुए बोला, मुझे लगा आप अंदर सो रहे होंगे। उसने देखा गिलॉम का भाई पॉन्स बेने भी साथ था, मजबूत, दबंग और गुंडा। बाकी पादरी के चेले। लुमियन के पीछे हटते ही पॉन्स गरजा, अब तुझे सबक सिखाने का वक्त आ गया है, और बिना रुके उस पर टूट पड़ा। बाकी लोग भी पीछे नहीं रहे। कोडू जैसे गांव में कानून से ज्यादा ताकत चलती थी। गिलॉम ये भली भांति जानता था। वो लुमियन को इतना पीटना चाहता था कि महीनों बिस्तर पर पड़ा रहे, ताकि वो दोबारा ऐसे किसी हिम्मत की सोचे भी नहीं। बस औरोर से बचना होगा, इतना वो जानता था। पर लुमियन उनसे तेज था। जैसे ही पॉन्स झपटा, लुमियन घूमकर भाग पड़ा। वो पहले भी देख चुका था कि पादरी अपने विरोधियों के साथ कैसा सलूक करता है। एक बार एक ग्रामीण ने उसके अनैतिक कामों का जिक्र किया था और वो रहस्यमय ढंग से मर गया था। लुमियन हवा की तरह दौड़ा, पॉन्स और उसके गुंडे पीछे पीछे। लुमियन सीधे सड़क पर नहीं भागा, वो पास के एक घर में घुस गया। लोग खाना बना रहे थे कि वो उनके सामने से बिजली सा निकल गया और पीछे की खिड़की से कूद गया। जब तक पॉन्स और उसके आदमी अंदर पहुंचे, मकान मालिक खड़ा हो चुका था। क्या कर रहे हो तुम लोग? हट बूढ़े! पॉन्स ने उसे धक्का दिया और कुछ पल वहीं रुकना पड़ा। जब तक वे बाहर निकले, लुमियन गायब। काफी देर खोजने के बाद पॉन्स ने गाली दी और हार मान ली। लुमियन घर पहुंचा, सांस संभालकर ऐसे दाखिल हुआ मानो कुछ हुआ ही ना हो। अंदर से आवाज गूंज रही थी, 1 2 3 4। और किचन में कसरत कर रही थी, पसीने में भीगी फिर भी दमकती हुई। लुमियन ये सब देखने का आदी था। कुछ देर बाद उसने मशीन बंद की और तौलिया लिया। याद रखना, आज दोपहर लड़ाई की ट्रेनिंग है, उसने कहा। लुमियन ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, मुझसे पढ़ाई भी चाहती हो, लड़ाई भी? मैं इंसान हूं। और हंसी,
5 क्षेत्रों का विकास: चरित्र, बुद्धि, शरीर, सौंदर्य और श्रम। लुमियन बुदबुदाया, मैं तो चरित्र में पहले ही फेल हूं। उसने पूछा, क्या सिखाओगी? ऑरोर ने मुस्कुराते हुए कहा, सेल्फ डिफेंस। क्या? ये तो लड़कियों के लिए होता है। ऑरोर गंभीर हो गई। लड़कियां ही खतरों में नहीं पड़ती, लड़कों को भी खुद की रक्षा करनी पड़ती है। दुनिया अजीब है। लुमियन कुछ कहता, तभी उसके पैर में कुछ फंसा और वो गिरता गिरता बचा, मुश्किल से संभला। ऑरोर ने पांव पीछे खींचा, हंसी रोके। पहला सबक, हर पल सतर्क रहो, आदत डालो। लुमियन चिढ़ गया, मैं तुम्हें भरोसा करता हूं। ऑरोर मुस्कुराना छुपाते बोली, उस औरत से बात हुई? लुमियन ने सब बताया और कहा, मैं सपने की खोज तब तक टालूंगा जब तक तुम्हारे दोस्तों का जवाब ना आ जाए। अच्छा फैसला, ऑरोर बोली। लुमियन ने विषय बदल दिया, लंच में क्या है? तुम्हारे लिए 4 भुने लैम्ब चॉप्स, वो बोली। और तुम्हारे लिए? वो सहजता से बोली, मैं ट्रफल बांस, चिकन स्ट्रिप्स, चीज और प्याज सूप। अचानक वो रुक गई, चेहरा सख्त। उसने कान पकड़ लिए, चेहरे की मांसपेशियां अकड़ गईं। लुमियन डर गया। कुछ पल बाद ऑरोर ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे सामान्य हुई। चेहरा फिर पसीने से भीग गया। क्या हुआ? उसने पूछा। ऑरोर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वही पुरानी समस्या, कानों में गूंज। तुम जानते हो? लुमियन ने कुछ नहीं पूछा, बस बोला, ठीक है, मैं खाना बनाता हूं, तुम आराम करो। और हर बार की तरह उसके दिल में फिर वही लालसा जाग उठी, मुझे शक्ति चाहिए, किसी भी तरह। अध्याय 9, पत्रिका। रात ढल चुकी थी। पड़ोसियों के ओवन उधार लेने के झंझट से निपटकर लुमियन दूसरी मंजिल पर पहुंचा और उस कमरे में दाखिल हुआ जो ऑरोर का अध्ययन कक्ष था। कॉर्डू के बहुत से लोग इतने गरीब थे कि अपना बड़ा चूल्हा या ओवन नहीं रख सकते थे। जब भी उन्हें ब्रेड सेंकनी होती या मांस स्मोक करना होता, उन्हें किसी के यहां आकर करना पड़ता। ऑरोर हमेशा उदार रही थी, कोई भी उसका ओवन इस्तेमाल कर सकता था, बस ईंधन का खर्च देना पड़ता था या अपना कोयला लकड़ी लानी पड़ती थी। इस समय वो अपनी सफेद सिल्क की नाइटी पहने रिक्लाइनिंग चेयर पर सिकुड़ी बैठी थी। मेज पर रखे बैटरी लैंप की रोशनी में वो पढ़ने में पूरी तरह तल्लीन थी। लुमियन उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वो चुपचाप बुकशेल्फ से एक पतली किताब खींचकर कोने में बैठ गया। हिडन व्हील। यह कैसी पत्रिका है? उसने रहस्यमयी चिन्हों से भरे कवर को देखते हुए सोचा। कुछ पन्ने पलटे और जितना पढ़ा उतना चौंकता गया। यह पत्रिका मानव आत्मा के अस्तित्व पर चर्चा करती थी। कहती थी हर जीव के भीतर आत्मा है और आत्माओं के बीच गुप्त तरीकों से संवाद कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। भले ही कोई ज्यादा आस्तिक न हो, भले ही सिर्फ कभी कभार चर्च जाकर प्रार्थना करता हो, लुमियन के मन में 2 शब्द चमके, अपवित्र, वर्जित। किसी वॉरलॉक के घर में ऐसी किताबें होना स्वाभाविक था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया ये आधिकारिक अनुमति के साथ प्रकाशित कैसे हो रही थी। क्या ये प्रतिबंधित पत्रिका है? उसने ऑरोर से पूछा। ऑरोर ने नजर उठाई, शांत स्वर में बोली, पहले ये भूमिगत काल्पनिक रचनाएं थीं, बाद में न जाने क्यों सेंसर से निकल गईं। एटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च ने भी अनदेखा कर दिया। काल्पनिक? लुमियन दंग रह गया। ऑरोर हंसी, बिल्कुल काल्पनिक। तुम इसे सच मानने लगे क्या? अगर ये सब सच होता तो क्या इसे प्रकाशित होने देते? अगर तुम इसमें दिए तरीकों पर चलोगे तो फायदा तो नहीं, बस दिमाग कमजोर हो जाएगा, मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। हाँ, कभी कभार कुछ असली बातें भी मिल जाती हैं, लेकिन बिना सही रिचुअल लैंग्वेज के सब बेकार है। लुमियन निराश हो गया। अजीब है कि ऐसी चीजें प्रकाशित हो रही हैं। ऑरोर ने सांस भरी, गाल फूल पड़े, फिर बोली, मुझे भी नहीं पता क्यों। शायद इसलिए कि हाल के वर्षों में अलौकिक घटनाएं बढ़ रही हैं। छुपाना मुश्किल हो रहा है। जनता अब जागरूक हो रही है, सरकार ढील दे रही है, इसलिए ऐसी पत्रिकाएं भी चल रही हैं। ट्रायर में साइकिक, लोटस और आर्केन जैसी पत्रिकाएं सबसे लोकप्रिय हैं। सब मेरी शेल्फ पर हैं। अगर तुम्हें सराय में बेहतर कहानियां सुनानी हैं, पढ़ लो। हाँ, लुमियन ने रुचि से कहा और मन ही मन सोचा, ऑरोर के पास सच में ज्ञान का खजाना है। इन्हीं किताबों और उसकी व्याख्याओं की वजह से पढ़ाई छोड़ देने के बावजूद लुमियन दुनिया, देशों और महाद्वीपों के बारे में काफी जानता था। दुनिया 2 बड़े महाद्वीपों, उत्तर और दक्षिण में बटी थी। बीच में था उग्र बरसर्क सी, लकवे जैसी धुंध, रहस्यमय समुद्र, अनजाने पूर्व और पश्चिम के महाद्वीप, और उनके बीच संघर्ष, सत्ता, साम्राज्य, युद्ध, धर्म, शक्तियां। लुमियन अक्सर सोचता था, ऑरोर इतनी जानती कैसे है? इतनी कम उम्र और ये ज्ञान और ये लड़ाकू कौशल, क्या यही किसी सच्चे वॉरलॉक की पहचान है? वो उसे देखता रहा। ऑरोर ने उसकी नजर पकड़ी और चिढ़कर बोली, क्या घूर रहे हो? लुमियन ने बात मोड़ दी,
तुमने कहा था मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा पास कर सकता हूं। सच? औरोर ने सोचा और बोली, सिद्धांततः हाँ, पर मैंने वो परीक्षा नहीं दी, इसलिए निश्चित नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारा ज्ञान काफी है। फिर उसने मुस्कुराए हुए पूछा, आज सराय क्यों नहीं गए अपनी महान कहानियां सुनाने? मैं शराबी नहीं हूं, लुमियन ने पत्रिका पलटते हुए कहा। घर पर पढ़ना भी अच्छा लगता है और मन भी शांत होता है, उसने मन में जोड़ा। औरोर ने उसे बुलाकर पास बैठाया। इतनी दूर क्यों बैठे हो? अंधेरे में पढ़ोगे तो आंखें खराब होंगी। लुमियन ने कुर्सी खींचकर पास बैठ गया। दोनों रात भर पढ़ते रहे, कभी हल्की सी बातचीत, कभी खामोशी, सिर्फ पन्नों की सरसराहट और खिड़की से आती ठंडी हवा की धीमी फुसफुसाहट। एक दुर्लभ, शांत, गर्माहट भरा पल। गुड नाइट कहकर लुमियन अपने कमरे में लौटा। उसने कोट उतारकर कुर्सी पर डाला। वो वैंड कार्ड बिस्तर पर नहीं ले जा सकता था। औरोर ने साफ कहा था वो उस पर नजर रख रही है। बिस्तर की ओर बढ़ते ही वो रुक गया। उसने कुर्सी का एंगल बदला, खिड़की की ओर मोड़ा, फिर बत्ती बुझाकर लेट गया। नींद में डूबते ही वो चौंककर जाग उठा। कमरा फिर उसी राखी धुंध में डूबा था, लेकिन इस बार वो तैयार था। उसने देखा, कुर्सी, वही झुका हुआ एंगल, ठीक वैसा जैसा उसने वास्तविकता में छोड़ा था। तो ये सपना वास्तविकता की परछाई नहीं, बल्कि अवचेतन की रचना है। उसने ये बात मन में दर्ज कर ली। खिड़की तक गया। बाहर वही लाल भूरे पत्थरों का पहाड़, टूटे भवन, कब्रों सी बस्ती और भयावह खामोशी। काफी देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया, आज रात पहली जांच शुरू। उसने पहले कपड़े पहने रक्षा के लिए। फिर सोचा, ये मेरा सपना है, क्या मैं जो चाहूं पा सकता हूं? उसने बुदबुदाया, मुझे एक ब्रेस्टप्लेट चाहिए और एक रिवॉल्वर। कुछ नहीं हुआ। उसने निराशा निगली। ये सपना अलग है, खतरनाक है। वो नीचे उतरा। घर खाली, सिर्फ धुंध। हथियार खोजने लगा। उसे मिला 2 मीटर लंबा स्टील फोक और एक भारी लोहे की कुल्हाड़ी। आज लड़ाई नहीं, जासूसी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और धीरे से दरवाजा खोला, बिना आवाज, और अंधेरी धुंध में कदम रख दिया। अध्याय 10, रक्त। जैसे ही लुमियन ने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया है। उसके सामने अब परिचित कॉडू नहीं था, बल्कि एक गहरा लाल पर्वत और उसके चारों ओर ढही हुई जली भुनी इमारतों का ढेर। मिलकर वे एक अजीब सी खंडहर नगरी का रूप लेते थे। आसमान में धुंध मोटी और फीकी थी, रोशनी मुश्किल से अंदर उतर पाती थी। जमीन टूटी फूटी थी, जगह जगह पत्थर बिखरे पड़े थे। लुमियन ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगा। दिल तेजी से धड़क रहा था और रास्ते में छिपने की कोई जगह नहीं थी। न तो घास थी, न पेड़। लुमियन डरते डरते चलता रहा, हर इंद्रिय सतर्क, खुद को दिलासा देता रहा, अगर यहां कोई खतरा होगा तो कम से कम नजर तो आएगा। आखिरकार वो एक आधा ढहे जले सड़े घर के पास पहुंचा। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद उसने तय किया, यहां कोई जीव नहीं है। फिर सावधानी से भीतर दाखिल हुआ। सिर के ऊपर लटकती जली बलियों से बचते हुए कुचले मलबे के बीच उसकी नजर एक टूटी हांडी पर पड़ी, जिसकी दरार से सोने की चमक झांक रही थी। वो धीरे धीरे पास गया। सोने का सिक्का, क्या ये सच हो सकता है? मेरे सपने के खंडहरों में वास्तव में खजाना? उसने सिक्का उठाया, कपड़ों से पोंछा, उस पर बनी आकृतियां दिखने लगीं। सिक्के पर एक दुबले चेहरे वाला पुरुष, बाल 30-70 बटे, होठों पर मूछें, दृढ़ निगाहें, पीछे मीठे आइरिस के फूल और अंक 20। लुमियन ने तुरंत पहचान लिया, इंतिस गणराज्य के पहले राष्ट्रपति लिवेंक्स। ये तो लुईस द ओर है। पहला झटका सपने की इस अजीब दुनिया में असली इंतिस की मुद्रा, दूसरा और वो भी सीधे 20 वर्ल का सोने का सिक्का। वो जानता था आज के इंतिस में वैध मुद्रा वर्ल द ओर और कॉपेट है, और एक लुईस द ओर किसी गरीब किसान परिवार को 1 महीने तक जिंदा रख सकता है। कॉडू में ऐसे सिक्के किसी ने देखे तक नहीं, सिवाय प्रशासक के घर और उनके अपने परिवार के। किसी भी ग्रामीण के लिए ये अपार संपत्ति थी। लेकिन ये तो सपना है। निराशा हुई, उसे पूरा यकीन था ये बाहर नहीं ले जा सकता। फिर भी उसने सिक्का सम्मान से संभाल कर रखा। सड़क की ठोकरें उसे सिखा चुकी थीं, हर कॉपेट की कीमत होती है। लुमियन आगे सबूत ढूंढने लगा, ये जगह आखिर है कहाँ? क्या ये वाकई इंतिस का कोई हिस्सा है? क्या कभी कोई गांव इस सपनाई दुनिया में निगल लिया गया? उसी दौरान उसकी नजर चूल्हे के पास पड़े गहरे लाल धब्बे पर पड़ी। रक्त। वह सिहर गया। पुराना नहीं था, काला भी नहीं पड़ा था, मानो 2-3 दिन पहले टपका हो, या शायद उससे भी हाल में। दिल धक धक करने लगा और तभी उसके आसपास की रोशनी अचानक मंद पड़ गई।
मानो किसी चीज ने ऊपर से आने वाली रोशनी रोक दी हो। बीते झगड़ों की स्मृतियां बिजली सी दिमाग में कौंधी और लुमियन बिना सोचे झपटा शरीर समेटकर जमीन पर लुढ़क गया। धड़ाम, कुछ भारी चीज उसके पीछे गिरी। वो दाईं ओर पलटा, फिर चूल्हे के पास पड़े पत्थर का सहारा लेकर उठा, कुल्हाड़ी तानी और देखा वहां एक जीव खड़ा था। ना इंसान, ना जानवर, त्वचा विहीन, पूरी देह पर लाल मांस, नसें और पीला फैशिया नंगा। शरीर से गाढ़ा तरल टपक रहा था पर जमीन पर गिर नहीं रहा था। मुंह चौड़ा खुला, टेढ़े मेढ़े दांत, अंदर से लसलसी लार की डोर लटकती हुई, आंखें चेहरे में धसी हुई सी। भयानक, वीभत्स। उसने जितनी भी डरावनी कहानियां गढ़ी थीं उनमें भी ऐसा राक्षस नहीं था। हवा लहू की सड़ान से भर गई। राक्षस की भारी सांसों की आवाज, करीब और करीब। अचानक वो झपटा, लुमियन साइड में लुढ़का, बाल बाल बचा। पुरानी लड़ाइयों और की ट्रेनिंग ने उसे बचाया। उसने सांस रोकी और जवाबी हमला किया। पीछे से कुल्हाड़ी पूरी ताकत से दे मारी। धड़ाम, मवाद और खून उछल गया। राक्षस धड़ाम से गिरा। लुमियन झुका और वार पर वार। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पीठ, गर्दन, सिर, हर जगह गहरी दरारें पड़ गईं। आखिरकार राक्षस शांत पड़ा। हफ पफ। डर जितना दिखाते हो उतने हो नहीं। लुमियन हांफते हुए बुदबुदाया, थोड़ी तंज भरी राहत के साथ। लेकिन तभी वो फिर उठ बैठा। पूरी तरह कट चुका था, फिर भी जिंदा। लुमियन के भीतर ठंड उतर गई। ये मरता नहीं। डर और घबराहट ने उसे जकड़ लिया। अगर ये साधारण दुश्मन होता, आदमी, जानवर, कोई दैत्य, तो बात और थी। पर ये अमर सा। उसने मौका देखकर भागने का फैसला किया। वह दौड़ा। पीछे से राक्षस की भारी सांसें, दौड़ते कदमों की धमक। लगता था वो बिल्कुल पीछे है। पर धीरे धीरे फासला बढ़ना बंद हो गया और फिर लुमियन अपने घर तक पहुंच गया। दरवाजा खोला, कूदा। धड़ाम, दरवाजा बंद। स्टील फोक उठा लिया, दरवाजे पर नजर टिकाए, मगर दौड़ती आवाजें धीमी हो गईं। राक्षस ने हमला नहीं किया। वो खिड़की तक गया, झांका और अचानक एक रक्तरंजित चेहरा सीधे शीशे पर उभर आया। त्वचा रहित चेहरा, टेढ़े दांत, खून भरी आंखें। लुमियन का दिल धक से रुक गया। लेकिन राक्षस ने शीशा नहीं तोड़ा, हमला नहीं किया, बस देखता रहा। फिर मुड़ा और धुंध में खो गया, खंडहरों की ओर लौट गया। लुमियन स्तब्ध खड़ा रहा। क्यों? क्या वो घर में आने से डरता है? घर बिल्कुल सही सलामत था, कहीं हमला नहीं। तो क्या ये घर सपने में बिल्कुल सुरक्षित स्थान है? ये सोचकर उसके भीतर राहत उतरी। फिर थकान का सैलाब, छोटी सी दौड़ और सारी ऊर्जा खत्म। वो ऊपर कमरे में गया, कुल्हाड़ी और फोक साथ लेकर, और बिस्तर पर गिर पड़ा, नींद की कोशिश। जब आंख खुली वो असमंजस में था। बाहर अभी अंधेरा, कमरा शांत। कुछ पल उसे समझ ही नहीं आया, अब भी सपना या हकीकत? फिर उसने गौर किया, न धुंध थी, वो सुसज्जित लड़ाई के कपड़े, वो अपनी नाइटी में था। वो जाग चुका था। डर के मारे जल्दी उठ गया। वो बुदबुदाया और स्वाभाविक रूप से जेब टटोली, पर लुइस दा और नहीं था। दिल में कसक उठी, पक्की पुष्टि, खजाना बाहर नहीं आता। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला। और फिर एक कठिन सवाल, उस अमर राक्षस से निपटे कैसे? अगर वो केवल किनारों से बचता रहा तो यह स्थायी समाधान नहीं। कभी न कभी सामना होगा ही, और अगली बार शायद वो इतना भाग्यशाली न हो।